सभी को जय हिंद। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कल डे 1 हो गया था और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 हम लोग का टारगेट है और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है अभी। पॉलिटिकल साइंस यदि एक सब्जेक्ट यदि ख़त्म होगा तो फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब सोशल साइंस हम ही पढ़ाएंगे। और पहला चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जाति पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग देखे होंगे आजकल जो इलेक्शन होता है वह जाति के आधार पर, मतलब कोई भी क्षेत्र आता है, मान के चलिए कोई भी एक क्षेत्र है और उसमें जिस जाति की बहुमत होती है और जिस जाति की मतलब बहुमत होती है, मतलब जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है और उस क्षेत्र में उसी जाति को टिकट दिया जाता है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा। तो वही बोला गया है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जाति पे। अलग अलग राजनीतिक दल के द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। उम्मीदवार का चयन किया जाता है और चुनाव में विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? उम्मीदवार का चयन करते हैं। इस बात को लेकर करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में, किसमें? निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब उस क्षेत्र में किस जाति की बहुमत है, किस जाति की बहुमत है। क्या बोला जाता है? जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अलग अलग राजनीतिक दल के द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल है वह जाति के आधार पर क्या करते हैं? अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं कि उस क्षेत्र में किस जाति की बहुमत है, मतलब किस जाति की संख्या ज़्यादा है, उसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। और चुनाव में विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं इस बात को लेकर कि निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति का बहुमत है। समझ गए? मतलब किस जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व क्यों करता है? सरकार ने अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व क्यों करता है? आंसर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। किसमें? राज्य सरकार में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का परंपरा स्थापित की गई है। प्रतिनिधित्व देने की परंपरा स्थापित की गई, मतलब सभी जाति, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सभी जाति मिलकर उस मतलब क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। मतलब राजनीति क्षेत्र में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। स्थापित की गई है जिसके कारण सभी जाति के मंत्री अपने जातियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब मान के चलिए कोई भी जाति के नेता यदि मतलब निर्वाचित होते हैं, जीतते हैं, तो वो अपने क्षेत्र से ज़्यादा अपने जाति पर ध्यान देते हैं। मतलब हमारे जाति का क्या हो? विकास हो, हमारे जाति को किसी भी तरह की परेशानियां न हो। ठीक। और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप आपस में क्या हो जाते हैं? लड़ाई हो जाते हैं, आपस में संघर्ष हो जाते हैं। तो बात सही है, यदि कोई भी जाति सिर्फ अपने जाति का सपोर्ट करेंगे तो आपस में संघर्ष होगा ही। क्योंकि मान के चलिए कोई जाति जीता है, सब जाति मिलकर वोट देते हैं और सभी जाति के बहुमत से ही उसका क्या होता है? मतलब चयन होता है, मतलब वह निर्वाचित होते हैं उस क्षेत्र से। अब वह अपने जाति के लिए अपनी जाति के लिए काम करेंगे और दूसरे जाति के लिए काम नहीं करेंगे, तो क्या यह सही बात है? नहीं है। आपस में क्या हो जाएंगे? संघर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण आपस में क्या होंगे? विवाद उत्पन्न हो जाएंगे।
तो ठीक उसी प्रकार क्या कहा गया है, सरकार ने अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व क्यों करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का परंपरा स्थापित की गई है, जिसके कारण सभी जातियों के मंत्री अपनी जातियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप आपस में क्या हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, संघर्ष पैदा उत्पन्न हो जाते हैं। बस यही है। अगला क्वेश्चन, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों सक्रियता है। सक्रियता कैसे है, सक्रियता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, क्या है, जातियों भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता क्या है। सरकार में कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो जाति भावनाओं को उकसाकर अपना जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जाति भावनाओं को उकसाकर क्या करते हैं, अपना जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। वह आपस में सभी लोगों को लड़ा देते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और अपना जीत क्या कर लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं। जिस जाति की या जिस धर्म की संख्या ज़्यादा है वह नेता उस जाति का सपोर्ट करते हैं, उस धर्म का सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण सभी उस धर्म के लोग क्या सोचते हैं, या हमारे धर्म के लिए सोच रहे हैं, हमारे जाति के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग किसको वोट देते हैं, उसी लोग को वोट देते हैं जो एक मूर्खता का पहचान है। उस आदमी को वोट देना चाहिए जो ईमानदार हो, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा काम किया हो, ईमानदार नेता हो, उसको देना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार कहा गया, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता क्या है। भारत में कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो जातियों भावनाओं को उकसाकर अपना जीत क्या करते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कमज़ोर जाति के लोग का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कमज़ोर जाति के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, तो राजनीति पर क्या असर प्रभाव पड़ता है। आप लोग समाज में ही देखे होंगे, जो गरीब आदमी रहते हैं या नीचे कास्ट के लोग रहते हैं, तो उसे बोलने का एक तरह से अधिकार नाम मात्र ही समाज के द्वारा दिया जाता है। उसका कोई उतना वैल्यू नहीं रहता है, उसके बातों की वैल्यू नहीं रहता है। जो भी अपर कास्ट के लोग हैं या अमीर व्यक्ति हैं, तो उसे एक तरह से दबा के रखा जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा गया है कमज़ोर जातियों के लोगों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है। इसमें कमज़ोर जाति के लोग जितनी अभिरुचि के साथ भाग लेते हैं, पहले उतने अभिरुचि के साथ नहीं लेते थे। किसमें, राजनीति पर, किसमें, राजनीति में क्या करते थे, भाग नहीं लेते थे। आजकल सभी नीचे कास्ट के लोग या गरीब आदमी भी भाग ले रहे हैं। मेन रीज़न है क्या, वह शिक्षित हो गए हैं, वह अपने अधिकार को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, मेरा अधिकार क्या है। तो इसमें कमज़ोर जाति के लोग अभी रुचि ले रहे हैं, उससे एक इंटरेस्ट के साथ राजनीति में उतर रहे हैं। और इससे पहले नहीं लेते थे, क्योंकि उसके बाद जानकारी नहीं था, शिक्षित नहीं थे, अपने अधिकार को नहीं समझते थे, जिसके कारण पहले क्या होते थे, राजनीति में भाग नहीं लेते थे, जिसके कारण कमज़ोर जाति के लोगों को समान अधिकार नहीं मिलता था। पहले क्या होता था, समान अधिकार नहीं मिलता था, उससे भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण सभी लोगों ने शिक्षित हुए और अपना अधिकार को जानने लगे, अपने अधिकार को पहचाने और क्या किए, राजनीति में भाग लेने लगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। पहला बात, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। इसमें बोला गया है कि सभी धर्म जिसको जो इच्छा है वो अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और यह धर्म
इसकी चर्चा कितना अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल कितना में? 25 से 28 में। किसकी? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब जोड़ा गया? भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बोला गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कितना अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष के बारे में चर्चा की गई है? 25 से 28। और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है कि भारत में सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी धर्म क्या करते हैं? एक साथ मिलकर रहते हैं। और सभी धर्मों के लिए नियम और कानून क्या है? बराबर है। नियम कानून क्या है? बराबर है। मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस भारत में सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब संविधान के अनुसार सभी धर्म क्या हैं? एक समान है। कोई भी धर्म बड़े नहीं है, कोई भी धर्म छोटे नहीं है। सभी धर्म क्या हैं? एक समान हैं। और भारत में सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी धर्मों के लिए नियम और कानून क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब जोड़ा गया? मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और धर्मनिरपेक्ष शब्द कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से कितना में? 28 में। मतलब आज यहीं तक। और कल ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर के किया जाएगा और फिर इसमें जो फिर क्वेश्चन आएंगे मतलब ऑप्शन टाइप का, वो अभी किया जाएगा। पहले वन लाइनर के रूप में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बस जय हिंद।